नमस्कार, केवी स्टूडियो में आप सबों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं गौरव कुमार पाठक हमारे खास कार्यक्रम कहता व्यवसाय बढ़ता व्यवसाय में आज आप सबों को एक ऐसे युवा से मिलवाने जा रहा हूं जो युवा के लिए जीते हैं, युवा के रोजगार के लिए जीते हैं, क्योंकि रोजी रोटी किसी भी युवा के लिए बहुत ही मायने रखती है। भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में जो विजन इंडिया के द्वारा प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत हैं, साथ ही साथ विभिन्न तरह की राजनीतिक गतिविधि और सामाजिक गतिविधियों में हमेशा सक्रिय रहे हैं। और मैं पुनः एक बार कह रहा हूं, इनका मुख्य उद्देश्य है कि भारत के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके और वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो आइए मिलते हैं हमारे खास मेहमान अभिषेक जी से। नमस्कार अभिषेक जी, केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, केवी स्टूडियो को भी नमस्कार, और खासकर नमस्कार उनको डॉक्टर रोशन जी को, जिन्होंने बेगूसराय में एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पर अपना यूथ अपनी बात को रख सके और यूथ की बात को और उनके गांव-गांव तक पहुंच सके। ठीक है, इन्होंने बहुत ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म को तैयार किया है कि जहां पर सच और रोजगार की बात हो सके। अभिषेक जी, हम चाहेंगे, इसे तो आपको सभी युवा जानते हैं, विशेषकर हम लोग से जुड़ाव रहा है आपका, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। जैसे गौरव जी, मेरा नाम अभिषेक हुआ और मैं साहेबपुर कमाल विधानसभा के पंचवीर पंचायत से आता हूं। और मेरी शिक्षा दीक्षा जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो हमारे गांव के ही सरकार की, जो बिहार सरकार की स्कूल थी, उनसे हुई। और हमारे जो पूरे परिवार में हमारे पिताजी जो थे वो कांस्टेबल थे, और हमारे भाई साहब जो बड़े भाई हैं, मैं 2 भाई हूँ और मेरे बड़े भाई अभी सेना में जम्मू कश्मीर में कार्यरत हैं। मेरी बहन भी महिला बटालियन में कार्यरत है। जी। और हमारे पूरे पिताजी के 3 भाई हैं, सभी सेना में कार्यरत हैं। और अभी भी जनरेशन जिस तरह से बढ़ते जा रहा है, जी। और हमारे घर में सेना में जाने का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ पर चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं और हम अपने घर की ओर और अपने परिवार की ओर देख रहे हैं, तो हमारा परिवार उस क्षेत्र में भी सफलता हासिल कर ही रहा है। जी। अच्छा अभिषेक जी, अभी तो आप भारत सरकार का जो युवा कौशल कार्यक्रम चल रहा है उसमें प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रूप में हैं, लेकिन इससे पहले आप छात्र राजनीति में बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे, चाहे नगर इकाई हो, कॉलेज में हो, किसी भी रूप में हो, आप हमेशा राजनीति में सक्रिय रहे, छात्र राजनीति में। तो पहले हमें छात्र जीवन के बारे में बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि छात्र राजनीतिक करना एक बहुत ही बड़ी अहम भूमिका होती है, और छात्र राजनीतिक हर छात्र को करनी चाहिए, क्योंकि छात्र राजनीतिक सिर्फ ये नई प्लेटफॉर्म है कि उनको चुनाव जीतकर छात्र में कॉलेज में चुनाव जीतना है, ये नहीं है। छात्र राजनीतिक ही छात्र की हक की लड़ाई होती है, और छात्र अपनी हक की लड़ाई कॉलेज में छात्र की क्या अधिकार है, छात्र का क्या डेवलपमेंट है और छात्र को क्या सुविधा मुहैया होता है, इसकी जानकारी हर छात्र को होनी चाहिए। छात्र राजनीति उसके लिए ज़रूरी होता है। हमारी शिक्षा 2007 में जब +2 की शिक्षा 10th की शिक्षा जब हुई, और +2 के लिए जब हम अपने गांव से, रूरल इलाका से जब यहाँ पर बेगूसराय के लिए आए, तो उस समय हमको लगा कि छात्र राजनीति कितनी ज़रूरी है। हम अपनी नामांकन के लिए, यहाँ पर इंटर में नामांकन के लिए 3 दिन तक भटकते रहे, जबकि हमारा लिस्ट में नाम आके रखा रहा। जी। जब उसी दौरान भटकने के बाद जब कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो एडमिशन के बाद वहाँ पर छात्र राजनीतिक जब होती थी तो उसका ज्ञान हुआ कि वह छात्र राजनीतिक है क्या। जी जी। आंदोलन होता था, एक क्लास होते थे, दूसरी क्लास आके छात्र नेता बंद करा देते थे। तो इस चीज़ को देखते हुए मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे जानना चाहिए कि छात्र राजनीति है क्या। मैंने विभिन्न सारे छात्र राजनीति के बारे में देखा, विभिन्न सारे संगठनों को देखा, और फिर जाके हमने 2009 में सक्रिय रूप से छात्र राजनीति करना शुरू किया। और 2009 में हम विद्यार्थी परिषद की ओर से कॉलेज में उपाध्यक्ष, कोऑपरेटिव कॉलेज उपाध्यक्ष का पद लिया और पद मिला, और उसको निर्वहन भी सही तरीके से किया। और जब लगा कि नहीं, ये छात्र राजनीति करना चाहिए, तो छात्र राजनीति जब करना चाहिए तो विभिन्न सारे दायित्व को निर्वहन करते हुए प्रदेश कार्य समिति का सदस्य कई बार रहा। उसके बाद ये लगा कि भाई छात्र राजनीति तो सही है, मगर छात्र राजनीति के साथ अपना डेवलपमेंट भी जरूरी है। हमारे दर्शकों को, चूँकि अभी आप एक सफल युवा हैं, तो
हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को अपने जीवन संघर्ष के बारे में बताएं। देखिए, हमारा जीवन तो संघर्षपूर्ण तो रहा है, ऐसा नहीं कि संघर्षपूर्ण रहा है। हमने अपनी जब पढ़ाई शुरू करने के बाद जब उच्च स्तरीय पढ़ाई के लिए यहाँ पर जब बेगूसराय अपना टाउन शहर में जब आया, तो मुझे लगा कि भाई कि अब इस जगह में मैंने कई तरीके से ऐसे बताएंगे तो मेरी पूरी फैमिली सभी सेना में है। सारे फैमिली, हमारे पिताजी थे, हमारे भाई हैं, हमारी सिस्टर हैं, अजय हमारे जितने भी हैं सारे फैमिली सिस्टर में है, मतलब देश सेवा। हाँ, देश सेवा में सभी हैं। हमने भी कई बार कोशिश की देश सेवा करने की, हमने तो मगर ऐसा नहीं है। प्रयास किया सेना हाँ, में जाने के लिए कई बार कोशिश की। हमने अपने भाइयों के साथ, अभी जो भाई हैं उन्होंने हमारे साथ में दौड़ने के लिए ले जाते थे, दौड़ने के लिए प्रैक्टिस करवाते थे। कई बार सफलता भी मिली, मगर कई पैदान पर हम जब पीछे होते गए अभी भी वर्तमान समय में भी ऐसा बात नहीं कि मैं सेना का ख्वाब छोड़ दिया हूँ। उच्च स्तरीय सेना का जो भी अधिकारी का जो भी आते हैं वैकेंसी, मैं उनको भरता हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि आज भी हमारा कोशिश यही रहता है कि हमें, और मुझे खासकर उस वर्दी से बहुत प्रेम है, वर्दी से बहुत ही प्रेम है। जी। और मैं वो वर्दी हमारे देश का सम्मान है, देश का सम्मान है, और देश का सम्मान। और दूसरी बात, हम सबकी पहचान भी। जी। दूसरी बात क्या है कि अगर आप उस चीज़ मतलब उस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो है ना एक गोल हो जाता है कि मुझे इसको हासिल करना और है। आपको तो वो संस्कार अपने परिवार से ही मिला उस चीज़ को हासिल करना है, और वो मेरा संस्कार है, मेरे परिवार में है, तो मैं अपने परिवार से भटक नहीं सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि आपके संपूर्ण परिवार के लगभग सभी तरह जो हैं किसी न किसी रूप से सेना के रूप में देश सेवा कर रहे हैं। फिर ये देशभक्ति, चूँकि सेना हमारे देश का सच्चा हीरो है, और हमें फक्र है कि आज हम सब उनकी बदौलत ही आज़ाद भारत के ही साथ साथ यूँ कहें कि सुरक्षित भारत, अखंड भारत के निवासी हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि चूँकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कभी कभी हमारे देश के बहुत सारे वीर सपूत अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं, तो ऐसी कभी ऐसा कभी कई डर या अपने परिवार को लेकर, कभी अपने पिता को या अन्य सदस्यों को लेकर ऐसा मोह, ऐसा कभी हुआ है कुछ? देखिए, घटनाएं और सेना, घटनाएं तो वो तो घटना घटती रहेगी, ठीक है, और सेना जो होता है ना वो देश का रीढ़ होता है। अगर सेना जागता है तो हम लोग सोते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि घटना से डर, हमारे जब भाई लोग और हमारी सिस्टर लोग जब घर से निकलती है ना, तो उनको हमारी मम्मी, हमारे पापा खुद बोलते हैं कि नौकरी पर हर समय वफादारी से तैयार रहना, और वो निभाते हैं। दूसरी बात कि हमारे इस डर को जो है ना, हम अपनी फैमिली में देखें कि हमारी फैमिली में इस चीज़ का डर है ही नहीं। क्योंकि दूसरी बात कि जब हम सेना में भर्ती हुए हैं तो दो ही काम होगा, या तो हम सफलतापूर्वक देश सेवा कर जब हमारी उम्र सीमा समाप्त हो जाएगी तो सेवानिवृत्त होकर घर आ जाएंगे, या देश सेवा में अपनी जान को दे सकते हैं, कुर्बान कर सकते हैं। और देश सेवा में जान को कुर्बान होना ये गर्व है, ये पुण्य ना कि ये गर्व है, ये परिवार के लिए, माँ के लिए, बेटे के लिए गर्व है। हमें भी बहुत फक्र होता है, हम सबों का सम्मान कि हमारे बेगूसराय जिले में भी बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपनी जान तक को शहादत दे दी है। सर, आपको 2011 की मैं घटना बताता हूँ। हमारे बड़े पिताजी के लड़के सेना में कार्यरत थे, उनकी मौत हो जाती है सेना में। हाँ, ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है। और जब उनकी जो सब है पार्थिव सब जब घर पे आती है 4 दिन बाद, तो उस समय सुबह 4 बजे हमारे घर पे जनसैलाब आता है। और मुझे सच बताएं तो मुझे फक्र हुआ, और मैं अपने आप को रोने से नहीं रोक पाया कि मैंने पहली बार किसी की सबको तिरंगा में लिपटा हुआ देखा। यानी हम सब का जो है ना ये इच्छा होता है, दिली इच्छा है, हम भी चाहते हैं कि जब मैं आज ही मैं बताता हूँ कि उनके निधन के अभी भी मुझे ये नहीं लगता है कि वो हमारे बीच में नहीं है। वो लगता है कि हमारे बीच में कहीं ना कहीं हमारे सांसों में है वो। मैं पुनः एक बार आप तमाम सुनने वालों को इसके वीडियो की ओर से, और आप जितने भी हमारे दर्शक हैं सब की ओर से हमारे देश के सच्चे हीरो, देश के जवान को नमन करता हूं और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं जो हमारे देश के लिए कुर्बान हो गए, और जो देश के लिए अभी भी दिन रात
विषम परिस्थिति में भी सीमा पर डटे हुए हैं, उनको भी नमन करता हूँ। अभिषेक जी, आप विभिन्न तरह की सामाजिक गतिविधियों में भी भागीदार रहे हैं, समाज सेवा से काफ़ी रुचि रखते हैं, तो अपनी सामाजिक गतिविधियों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। गौरव जी, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मैं 2012 में आपको युवा कौशल मंत्रालय जो है उसमें एक प्रोग्राम चलाती थी नेहरू युवा केंद्र। जी जी। ठीक है, नेहरू युवा केंद्र का काम होता था युवाओं को डेवलप करना। जी जी। ठीक है, युवाओं का डेवलप करना, स्पोर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में डेवलप करना। तो मैं उसमें ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के रूप में विगत 1 साल तक कार्यरत था। और मैंने अपने क्षेत्र में, हमारा शाहपुर कमाल विधानसभा से हम आते हैं, और शाहपुर कमाल क्षेत्र में मैंने कई युवा मंडल बनाए और कभी युवाओं को प्लेटफॉर्म खेलने का दिया, कला का प्लेटफॉर्म दिया। और आज मुझे जब भाई मैं गांव जाता हूं तो मुझे गर्व होता है कि हमारे गांव के युवा जब बोलते हैं कि मेरे गांव में युवा जो कबड्डी को देखते थे ना, जी जी, नेहरू युवा केंद्र ने एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया युवाओं को। कबड्डी को जो देखते थे, मैंने उस कबड्डी को अपने गांव में करवाया और मैंने अपने गांव में महिला कबड्डी का बहुत भव्य आयोजन करवाया था। तो उसके लेकर युवाओं को क्रेज रहता है, जब मैं भी जाता हूँ तो यार आप आए हो तो कुछ करवाओ। ठीक है, तो ये होता है क्या कि कुछ युवाओं को जब प्लेटफॉर्म मिलता है ना तो वो अब खुद ब खुद आगे बढ़ते हैं। बट युवाओं को प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, और सही प्लेटफॉर्म और सही दिशा निर्देश और सही मार्गदर्शक मिलना चाहिए। उस प्लेटफॉर्म के जरिए वो अपने आप को ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि छात्र राजनीति में रहकर हमारा जो शाहपुर कमाल विधानसभा है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है। जब बाढ़ आते थी तो हम और हमारे बहुत सारे मित्र बंधु मिलकर हम बाढ़ राहत सामग्री बांटने के लिए भी जाते थे, और उसी दौरान हम अपने आप को अनुभव करते थे कि बाढ़ कितनी बड़ी संकट है। हम उस चीज़ को 8 घंटे नहीं झेल सकते हैं, और वह 10 से 15 दिन 20 दिन जब तक पानी वहाँ से नहीं निकलते वो झेलते हैं। आपको 8 घंटे में पानी के बगैर आप तरस जाएंगे उस जगह पे। तो वो किस तरह से वहाँ पर अपनी जीवन को व्यतीत करते थे, मैं वो देखता था और मुझे रोना आता था। हमसे जो भी बन पाता था मैं करता था, जो भी सहायता और जो भी लड़ना होता था मैं लड़ता था। मैं छात्र राजनीतिक जीवन में आया, और छात्र क्रांति जी में आने के बाद मुझे सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ लगा कि हमारे बलिया अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज होनी चाहिए। जी जी। और विद्यार्थी परिषद ने उसके लिए लड़ाई लड़ी और विद्यार्थी परिषद को सफलता मिली। और वर्तमान में अभी आपको मैं बता दूं कि शाहपुर कमाल प्रखंड अंतर्गत में यह ज़मीन भी वहाँ पर इनका पैमाइश कर दिया गया है, और कुछ कार्य भी वहाँ पर शुरू हैं। ठीक है, कॉलेज निर्माण का हाँ, कॉलेज निर्माण का कार्य शुरू है। लेकिन चुनाव राजनीति जो है उसको चुनावी दांव में फंसा, क्योंकि अब चुनाव आ गई है। तो चुनाव जब आ गई है तो शाहपुर कमाल जी में वहाँ पर जो विधायक जो हैं उनका तो कुछ काम ही नहीं है। आज तक वो 15 साल कई बार से वो विधायक रह चुके हैं, और आज तक आप उनके जो गांव जाएंगे ना, क्षेत्र जहां उनका जन्म निवास स्थान, कि क्षेत्र का संपूर्ण विकास नहीं हुआ, जहां निवास स्थान है वहां पर आपको एक रोड नहीं सही से मिलेगा। अच्छा, हम युवा, चूंकि आपने कहा चुनावी दांवपेच, आपको नहीं लगता कि हमारे युवाओं का भविष्य भी चुनावी दांवपेच में फंस गया है? या यूँ कहें कि हम ऐसे भंवर में फंसे हुए हैं कि हम बीच में हैं। हमारे हर युवा का एक ख्वाब होता है कि वह अपने जो उसका आत्मनिर्भरता है वह स्वावलंबी बने, वह आत्मनिर्भर बने, अपने परिवार के भरण पोषण में उसका सहयोग हो। लेकिन मैं देख रहा हूँ हमारे देश की जो वर्तमान स्थिति है, खास करके से युवाओं में, युवाओं की जो स्थिति है काफ़ी गंभीर है, बहुत ही दयनीय है। यूँ कहें कि वो निराश हैं, वो हताश हैं, और यूँ कहें कि बहुत अधिक संतोषजनक उनकी स्थिति नहीं कही जा सकती। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि युवाओं को अपने भी भविष्य के बारे में सोचनी चाहिए, और युवाओं को अपने भविष्य के बारे में वो खुद सोच सकते हैं, ना कि उन्हें कोई सोचने के लिए आगे बढ़ा सकता है। दूसरी बात, छात्र राजनीति सभी को करनी चाहिए। संभावना में मेरा आपसे ये जानना है, चूँकि आप सफल युवा हैं और आप युवाओं को रोजगार भी देते हैं, तो मेरा यह जानना है आपसे कि कैसे युवा को कैसी संभावनाएं हैं आगे भविष्य में, उस तरह की संभावनाएं बन रही युवाओं को रोजगार के संदर्भ में? देखिए, वर्तमान परिस्थिति जो अभी बनी हुई है कोविड-19 के दौरान, मैं आपको इसके दौरान एक बताता हूँ। ये उदाहरण है कि कोविड-19 अपने आप में युवाओं को और हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना चुकी है। जी जी। ठीक है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसी ने सिखाया नहीं है। ठीक है, वो खुद ब खुद अपने आप को डेवलप कर चुकी है। ठीक है, तो युवाओं को इस कोविड-19 से भी एक सीख लेनी चाहिए कि अगर युवा हो या कोई व्यक्ति और सोच लेता है कि मुझे ये काम करना है तो वो करते हैं।
ठीक है। मैं आपको बता दूं कि मैं इस कोविड-19 में वर्तमान में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के विजन इंडिया में प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में हूँ, और विजन इंडिया के जो CEO हैं विवेक सर, उनके द्वारा युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि विवेक सर बिहार के ही रहने वाले हैं, ठीक है। और अभी तक उनके द्वारा, विजन इंडिया के द्वारा 1 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया गया है, ठीक है। अभी इस कोविड-19 के महासंकट में युवाओं को रोजगार, ऑनलाइन ट्रेनिंग और ऑनलाइन रोजगार प्राप्त होता है, और अभी बेगूसराय की 200 से 300 युवा युवती इस रोजगार की लाभ उठा चुके हैं। इस लॉकडाउन में जहां पर बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर रोजगार से निकाल रहे हैं, वहां पर विजन इंडिया ने युवाओं को रोजगार देने का काम किया। यह विजन इंडिया के कंपनी के CEO जो हैं विवेक सर का एक सफल और दृढ़ हम चाहेंगे, क्योंकि आपने विजन इंडिया की बात कही, तो मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को विजन इंडिया के बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, विजन इंडिया एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। और इनका काम होता है स्केलिंग, स्टाफिंग और RBPO। स्केलिंग के मतलब ये होता है कि युवाओं को ट्रेनिंग देना, ठीक है। और स्टाफिंग का मतलब होता है कि आपको ट्रेनिंग देने के बाद आपकी ज़रूरत होती है जॉब, तो आपको जॉब प्रोवाइड करना, ठीक है। तो स्टाफ, वो अनेक क्षेत्र में स्टाफ प्रोवाइड करते हैं। दूसरा क्या होता है कि RBPO, आप जो जानते होंगे कि BPO जो है वो मेट्रो जो आपने कहा कि जॉब प्रोवाइड कराता है या स्टाफ प्रोवाइड कराता है, किस रूप में? देखिए, अभी अगर आपको बताता हूं कि स्टाफ जो प्रोवाइड होता है, बहुत सारी कंपनी में डिमांड होती है कि मुझे पर यहाँ पर डाटा ऑपरेटर की ज़रूरत है, ठीक है। डाटा या कॉल सेंटर, हाँ, कॉल सेंटर में कॉल सेंटर में एक्जीक्यूटिव की जरूरत है, कॉलिंग करने वाले की जरूरत है, या वहाँ पर टीम लीड की जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत है, एडवाइजर की जरूरत है। ये सारा क्षेत्र में जब वहाँ पर डिमांड होता है ना, तो या टेक्नीशियन की जरूरत है, बहुत सारे चीज़ में टेक्निकल का जरूरत होता है। तो उस सारे जगहों पर विजन इंडिया एज ए स्केलिंग करके ट्रेनिंग देते हुए, क्योंकि आपको वहाँ पर जाने के बाद एक ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। विजन इंडिया उस युवाओं को ट्रेनिंग प्रधानमंत्री कौशल युवा केंद्र के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट, या ट्रेनिंग और जॉब की जो अवधि होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। कितने, हमारा कहना है कि जो प्रशिक्षण होता है आपके द्वारा, ऑनलाइन ट्रेनिंग अभी फिलहाल दी जा रही है, क्या ये ऑफलाइन भी होता है ऐसा कुछ? देखिए, अभी ये ट्रेनिंग अभी वैश्विक महामारी है, इसलिए ऑनलाइन है। ये कोविड-19 में एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया गया जिसका नाम है लाइफ स्किल, ठीक है, जिसमें आपको, हाँ, इसमें आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया जाता है विभिन्न सारे डोमेन में। आपको कॉल सेंटर के बारे में दिया जाता है, एक्सेल के बारे में दिया जाता है, टेक्निकल के बारे में दिया जाता है। तो उस क्षेत्र में आपको ट्रेन जब आप हो जाते हैं तो आप लोग वहाँ पर इससे कैसे जुड़ते हैं? देखिए, इससे जुड़ने के लिए लोग, हमारा अपना ये जो कंपनी का पोर्टल है, कंपनी का ऑनलाइन पोर्टल है www.lifeskill.in। आप इस पर या www.visionindia.in पर आप जाके विजिट कर लीजिए, वहाँ पर इनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको डिटेल पूरी मिल जाएंगे और पूरे जान सकते हैं। या विशेष तरह से आपके यहाँ पर खातोपुर में भी इनका अपना सेंटर है, वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर विशेष जानकारी ले सकते हैं कि इसके क्या लाभ क्या होंगे, हम कैसे कोर्स करेंगे। तो यहाँ पर आपको जानकारी, इससे विशेष का बहुत ज़्यादा फायदा क्या दिखता है आपको? देखिए, फायदा मुझे ये दिख रहा है कि इस कोर्स से, क्योंकि जो भी युवा आपको जहाँ से सुन पा रहे हैं, जिनका जाने का इसमें इच्छा होगा कि वो विजन इंडिया का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के साथ वो जुड़ जाएं, और चूंकि हर युवा रोजगार चाहता है और रोजगार दे रहे हैं, तो कैसे इससे उनका क्या फ़ायदा है? देखिए, युवाओं को सबसे बड़ी जो इस योजना से जो फ़ायदा है ना, कि युवा अपने हुनर को पहचान पाएगी। किस तरह का इसमें बहुत सारे जो प्रोग्राम होंगे, किस तरह के? देखिए, इसमें हमारा जो प्रोग्राम होता है बहुत सारे का, जब आप CC का कोर्स करते हैं तो आपको कॉल सेंटर में एज ए जॉब प्रोवाइड होता है। जब आप वहाँ पर एक्सेल का प्रोग्राम करते हैं तो बहुत सारे जगह डाटा एंट्री का कोर्स डिमांड होता है उसमें, या MIS का डिमांड होता है, उसमें प्रोवाइड किया जाता है। एक मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि भाषा कौशल के रूप में भी जी ये कार्यक्रम, जी, भाषा कौशल के रूप में भी ये कार्यक्रम लॉन्च हुआ है। और उस कार्यक्रम में आपको जो है ना, बहुत सारे अदर भाषा, जैसे आप, मुझे हिंदी बोलना आता है, ठीक है, तो मैं हिंदी बोलना, मुझे आप बंगाली सीखना है, ठीक है। बहुत सारे आप जगह पर आप देखते होंगे कि एज ए लैंग्वेज फैक्टर होता है। जी, लैंग्वेज फैक्टर होता है कि आपको अगर बंगाली नहीं आती तो आपको यहाँ पर, हाँ, मतलब नहीं मिल भाषा सीखनी भी चाहिए। अब अभी जैसे मान लीजिए, आप बहुत सारे में लाइफ जो ये क्लास चल रही है ना, उसमें आपको स्पीकिंग सिखा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ने के लिए, बोलने के लिए सिखाया जा रहा है, क्योंकि अभी इंग्लिश ऐसा
ग्लोबलाइजेशन के लिए जरूरी है। इस ऑनलाइन समय में हाँ, अभी अभी ऑनलाइन समय हो गया जी, अब तो ऑनलाइन ठीक हो गया है। अभी। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि हमारे देश में हर युवाओं को आत्मनिर्भर बनना है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद तो कि आप युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, और चूंकि रोजगार जरूरी भी है। हाँ, तो हमारा आपके कार्यक्रम के माध्यम से एक ही करना है। क्या अपील करना चाहेंगे युवाओं को? हम युवाओं से अपील यही करना चाहेंगे कि युवा इस प्लेटफॉर्म को अपनाए, लाइफ स्किल जो भी प्लेटफॉर्म चल रहा है अपनाए, और वो अपने टैलेंट को पहचाने और ट्रेनिंग ले। ट्रेनिंग लेने के साथ युवाओं को ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ये नहीं करना चाहता हूँ ट्रेनिंग लेने के बाद वो जॉब करे ही। हो सकता है कोई युवा अभी आगे कंपटीशन आगे बढ़ाना चाहता है, ट्रेनिंग मतलब जिस तरह से आप क्या होता है कि +2 करने के बाद मुझे कंप्यूटर कोर्स करना है, तो उसी तरह से क्या होता है कि ये स्मार्ट कोर्स होता है। स्मार्ट कोर्स आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया जाता है, ठीक है। ऐसे मैं आपको बता दूं कि किसी बंदे को एक्सेल पे काम करने के लिए बैठा जाता है तो एक्सेल कंप्यूटर का मास्टर कहा जाता है। जी जी। तो अगर आप एक्सेल सीख लिए तो बहुत सारे कंपनी में एज ए एक्सेल वर्कर को 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार। इसमें जाने के लिए कहीं शैक्षणिक योग्यता की कोई जी, इसमें भी जाने के लिए शैक्षिक योग्यता की एक कैटेगरी गवर्नमेंट ने बनाई है, क्योंकि ये जो आप कोर्स करते हैं ना, आपने बताया कि यह निःशुल्क होता है। हाँ, लेकिन शैक्षणिक योग्यता शैक्षणिक योग्यता, क्योंकि ये जो कोर्स होती है ना, वो कोर्स खत्म होने के बाद आपको गवर्नमेंट के द्वारा NSDC के द्वारा एक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। तो उसके लिए आपको जो शैक्षणिक योग्यता मिनिमम +10th होनी चाहिए। 10th पास करने के बाद 10th पास होनी चाहिए। तो आप 10th पास, और आपकी जो उम्र सीमा हो वो 17.5 होनी चाहिए, क्योंकि आप कोई भी अधिकतम वहाँ पर आपको 35-36 भी जा सकते हैं। देखिए, ट्रेनिंग लेने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है जी, नहीं, आप ट्रेनिंग लेने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। प्लस रोजगार के लिए एक उम्र सीमा हर कॉर्पोरेट सेक्टर का अलग अलग होता है। ट्रेनिंग लेने के लिए उम्र सीमा नहीं। ये आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्रधानमंत्री का एक आवाज़ भी है, नारा भी है, यूँ कहीं कि उन्होंने एक आह्वान भी किया है, तो हम युवा अपने देश को आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं? देखिए, चूंकि आपने स्किल की बात की, कौशल की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम अपने देश को और अपने आप को जब आत्मनिर्भर बनाने की बात जब आती है ना, तो हम अपने आप को आत्मनिर्भर उस समय बना पाएंगे जब हम अपने अंदर को स्किल को समझ पाएंगे, हमारे अपने अंदर के कौशल को समझ पाएंगे कि हमारे अंदर में क्या क्वालिटी है, ठीक है। हर यूथ के अंदर में कुछ ना कुछ क्वालिटी है, बस थोड़ा निखारने की ज़रूरत है। एज ए कोई भी ट्रेनर का क्या होता है काम, आपके अंदर में जो कौशल है उसको निकालता है कि आपके अंदर में क्या है, ठीक है। मोबाइल चलाना किसी को सिखाया नहीं जाता है, वो क्या करते हैं उसके अंदर में ढूंढते रहते हैं कि आगे क्या होगा, और वो खुद ब खुद सीख लेते हैं। जिस तरह से कंप्यूटर आप लोग जानते होंगे, कंप्यूटर कभी ख़राब नहीं होता है। हो सकता है कोई फंक्शन लॉक हो सकता है, मगर वो ख़राब नहीं हो सकता है। अभी के दौर में आप लोग को ये भी पता होना चाहिए सर कि अभी इतना आत्मनिर्भर युवा हो गए हैं कि आपको पता होगा कि बेगूसराय के युवाओं ने बहुत ही अच्छा ऐप बनाया है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जो ने सराहना की। ये अपने भगवानपुर के युवा हैं। तो क्या होता है कि आप अपने अंदर की टैलेंट को जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक आप आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे। और दूसरी बात, आत्मनिर्भर होने का प्रधानमंत्री जी का जो ये घोष है कि आप आत्मनिर्भर बने, उनका ये है कि आपकी जो ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, उस ज़रूरत का हम यूज करें। दूसरी बात कि हम अपने संसाधन को, अपने द्वारा विकसित संसाधन को अपने समाज में यूज करें, तभी हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अगर हम फिर डिपेंड हो जाएं कि हमारे पास चीन ऐप बनाएगी, चीन से ऐप आएगा, चीन से मोबाइल बन के आएगा तो हम उसको यूज़ करें, तो फिर आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? तो उसके लिए हमारे जो भी बीटेक किए हुए होंगे या इंजीनियरिंग के जो भी छात्र होंगे, उनको इस पर काम करना पड़ेगा कि हम किस तरह से मोबाइल रिसर्च करते रहे, हमको उस पर काम करना पड़ेगा। हमें आश्रित होना भूलना पड़ेगा, यानी हम अपने देश में स्वदेशी चीज को अपने आप में ग्रहण करना पड़ेगा। हम जो भी एप्लीकेशन लाएं, जो भी हमारा सिस्टम हो, वो स्वदेशी हो, हमारे भारत का हो, स्वदेशी हो, अपने गांव की, अपने देश की मिट्टी की खुशबू को ना भूले। अगर हम ये एक जो आपने कही, जो हम अपने देश का बहुत सारा एप्लीकेशन को अपनाएं, अभी भी लगता है कि इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं। सर बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि अभी हमारा जो है ना,
यहाँ पर जो देखिए सबसे बड़ी चुनौती, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भारत में इतना मजबूत नहीं हुआ कि अभी मजबूत नहीं हुआ। दूसरी बात क्या है कि हमारे युवाओं को जो युवा और ये डिमांड जो है, उनका जो डिमांड है कि अगर हमने कुछ डेवलप कर दिया, कुछ सॉफ्टवेयर को डेवलप कर दिया, तो क्या होता है कि उसका डिमांड होता है इंडिया में, उसका डिमांड कम हो के विदेशों में ज़्यादा डिमांड होना शुरू होता है। तो क्या होता है कि आदमी एक चीज़ मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि साइबर क्राइम जो कि सॉफ्टवेयर की आपने बात की, जो चूँकि उससे जुड़े हुए भी हैं, हाँ, ऐसा देखा गया कि हैकर्स जो होते हैं, या ऐसा भी देखा गया कि बहुत सारे देश की खुफिया एजेंसी हमारे देश की सुरक्षा तंत्र को भी हैक कर लेते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरे देश का हमारे देश का कहने लगा कि अपने किसी दूसरे देश का जो है उस पर खुफिया एजेंसी इस तरह से ऐसा कर देते हैं कि उसके देश की गुप्त जानकारी उसको वो मिल जाता है। तो इस तरह से ऐसा कैसे हो जाता है? देखिए चूँकि आप सिस्टम को जान रहे हैं, एक सिस्टम ये है ना कि अगर आपको हैक करनी होती है, अभी आपने सुना होगा कि बेगूसराय में एक घटना बता है कि फेसबुक का मैसेंजर हैक हो रहा है। तो हैकर जो होते हैं ना, वो भी एक टैलेंटेड होते हैं, ठीक है, वो भी टैलेंटेड होते हैं। और वो हैकर कब इससे कैसे बचा जाए? वो हैकर कब बनते हैं कि जब उन्हें रोजगार नहीं मिल पाती है तो वो हैकर बन जाते हैं। वो क्या करेंगे, अगर आपको रोजगार नहीं मिलेगी, आपको सही दिशा नहीं मिलेगी, तो आप भटकेंगे ही। तो इससे बचने के लिए क्या होता है कि जब आप किसी ऐप को यूज़ करते हैं तो उसका आप एक नोटिफिकेशन होता है, ठीक है, प्राइवेसी नोटिफिकेशन, उसको आप पढ़ लें, ठीक है। उसमें अलाउ होता है कि आप इस चीज़ को अलाउ करें, इस चीज़ को लॉक करें, ठीक है। तो वो चीज़ होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अभी एक आधार का आप बताते हैं कि आधार लीक हो जाता है, ठीक है। तो मैं युवाओं को और आप बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो एम आधार अपने मोबाइल में डाउनलोड कर ले, जो गवर्नमेंट का है। वो वहाँ से अपना आधार का फिंगरप्रिंट, आधार का बारकोड सारा वो लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जब तक लॉक रहेगा उनके आधार का मिसयूज कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा, मैंने खुद देखिए, मैंने उस चीज़ को देखा है और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने उसको डाउनलोड किया है, जिसके माध्यम से क्या होता है ना कि आप हमारे आधार को कोई यहाँ से देखिए कि कोई में हमारे आधार को हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा सारा चीज़ लॉक है। नहीं, ये देखिए, इसके माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से आप अपने आप को सिक्योर कर अपने गुप्त जो भी आपकी सूचनाएं हैं उसे आप गुप्त रख सकते हैं। अच्छा, जो युवा यहाँ से सुन पा रहे हैं, तो आप चूँकि सफल युवा हैं, रोजगार के प्रति आपकी चाहते हैं कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार में जोड़ा जाए, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को संदेश मैं देना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र है, गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार के द्वारा ये चलाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि जो संचालन जो ये हो रहा है, ये विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा संचालन हो रहा है, जिसके कंपनी के एज ए ऑनर हैं विवेक जी। वो युवाओं के लिए हर समय तत्पर रहते हैं कि युवाओं का किस तरह विकास हो, ठीक है, और युवाओं को किस तरह से एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। मैं अपनी बात आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब इस प्रोसेस से जुड़ा था, मैंने जब ट्रेनिंग लिया था, मैंने भी इस प्रोसेस में ट्रेनिंग लिया, और ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे जब जॉब प्रोवाइड हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, कि मैं अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। मगर विगत 1 मंथ के बाद मुझे लगा कि हमारे सीनियर का, खासकर हमारे सीनियर जो होते हैं, उसमें मैंने एक बहुत ही अच्छे सीनियर के साथ काम किया, जिनका मैं नाम आपको बता दूं। उनका नाम कुणाल किशोर है और इस पूरी कंपनी के वो HR हेड है। उनका हम लोग के पास स्नेह और हमारा सपोर्ट उनका इतना अच्छा मिला कि हम मुश्किल से मुश्किल काम को भी करते चले गए। और कभी उनके पास कोई भी हम प्रॉब्लम को लेके जाते थे तो वो ये नहीं बोलते थे कि भाई ये तुमको बार बार बता रहे हैं, तुम सीख के क्यों नहीं रहे हो। वो हमें हर समय सपोर्ट करते थे। और आज मैं इस कामयाबी के जगह पर हूँ तो इनका 2 ही कारण और 2 ही लक्ष्य है और 2 ही व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। विजन इंडिया के जो CEO हैं विवेक जी, और हमारे जॉब आइडियोलॉजी हैं कुणाल किशोर जी। अच्छा, उनकी वजह से स्टूडियो जो लगातार एक मिशन चलाया हुआ है बेगूसराय में, आज एक नई क्रांति ला दी है, वैचारिक क्रांति। इस वैचारिक क्रांति से समाज में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज समाज में हर जगह केवी स्टूडियो के माध्यम से जन जागरूकता जो फैल रहा है, एक असीम संभावनाएं युवाओं को, जो युवा हमारे विचार को आगे ले जाएगा, उसको एक मंच मिला है यहाँ पर। सिर्फ युवा को ही नहीं, जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उन तरह के विचारों को यहाँ पर हम लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। तो केवी स्टूडियो के बारे में जो रोशन सर का एक सपना था, वो आज एक साकार रूप लिए हुए है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोशन सर का जो सपना था और रोशन सर ने जो प्लेटफॉर्म दिया, अब ये आप
कहना बहुत ही हमारे लिए उचित नहीं होगा कि सिर्फ ये बेगूसराय का ये इतना स्टूडियो बना के रह गया। मैं सच्चाई बताता हूँ तो ये स्टूडियो का चर्चा बेगूसराय के 6 ज़िलों में है और मैं हर ज़िले में जाता हूँ और हर ज़िले के यूथ के पास, और मुझे वो लोग पहचानते हैं कि बिहार के 6 जिलों में आपके क्षेत्र में केबी स्टूडियो चल रहा है, ठीक है। और मुझे गर्व होता है कि मैं उस स्टूडियो, यानी बिहार के बाहर वो चल रहा है ना, मैं उस जिला का वासी हूँ। जी, मुझे इस चीज़ का गर्व होता है। मैंने कुछ दिन पहले दरभंगा में जब गया था तो दरभंगा में वहाँ के पुलिस प्रशासन के साथ में बैठा हुआ था और उनके साथ में जब हुई तो उन्होंने केबी स्टूडियो का चर्चा बताया कि यह बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, ठीक है। हम लोग भी अगर बेगूसराय मिलता है तो एक बार हम जाएंगे घूमने के लिए। जरूर। तो मैंने उनको बोला कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें कहिएगा। ऐसे भी हम इस केबी स्टूडियो के माध्यम से आपको बता दें कि जो भी युवा ही नहीं, जो भी समाज के सच्चे सेवक, राष्ट्र के सच्चे सेवक, जिनके मन में अपने समाज और मानव जाति के कल्याण के लिए कुछ भी भावनाएं हैं, जो अपने विचार हम सब से साझा करना चाहते हैं, तो यह मुहिम, यह स्टूडियो उन्हें एक मंच देता है अपने वैचारिक क्रांति के लिए अपने विचार रखने का। तो हम स्वागत करेंगे उन तमाम लोगों का जो भी इसे जुड़ना चाहते हैं। आपसे भी अनुरोध होगा कि अधिक से अधिक जो भी लोग सच में हमारे सीक्रेट स्टार हैं उसे स्टार ऑफ बेगूसराय बनाएं। ये बात तो आपने सच कहा कि बहुत सारे आपके सीक्रेट स्टार हैं, बहुत सारे ज़िलों में आपके बहुत ही सीक्रेट स्टार हैं। अभी कुछ समय पहले मेरी बात खगड़िया ज़िला के आपके बीजेपी के वो आईटी सेल के प्रदेश संयोजक हैं, उनसे हो रहा था। तो उनका बोलना था कि आपके ज़िले में केबी स्टूडियो चलता है। मैं उनके हर प्रोग्राम को देखता हूँ। जी, ठीक है। और मुझे उन्होंने बताया कि आप जानते हैं, तो मैंने बोला कि हाँ मुझे पता है, मैं जानता हूँ। और तो उनको गर्व होता है कि आप उस जगह पर हो और वो बेगूसराय इतना ज़्यादा डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो उनको एक चीज़ में गर्व हो रहा है कि बेगूसराय आगे बढ़ रहा है। और आपका कहना भी है, और रोशन सर का कहना भी है, बढ़ता बेगूसराय। जी, बढ़ता बेगूसराय। और रोशन सर का ये मशाल उन्होंने जलाई है जैसे संपूर्ण समाज आलोकित हो रहा है। रोशन सर का ये मुहिम विगत कुछ महीनों के बाद बहुत ही रोशन होने वाला है और इस मुहिम के जरिए बहुत सारे युवाओं को एक लक्ष्य मिलने वाला है। और रोशन साहब का ये मुहिम इस बेगूसराय को आगे बढ़ाने में, बेगूसराय के राजनीतिक गलियारों में भी एक महत्वपूर्ण काम करेगा। जो आगे विधानसभा चुनाव आ रहा है, इस स्टूडियो के माध्यम से विधायक, वैसे विधायक जो सिर्फ 5 साल 100 के योजना को चलाए हैं, उनकी कान खोलने का काम यह स्टूडियो करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने व्यस्तम समय से समय निकालकर हमारे स्टूडियो को दिया और हम सबों को युवा और युवाओं को रोजगार कैसे मिले इस संदर्भ में अपने विचार रखे। पुनः एक बार हमारे स्टूडियो की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी आपने अभिषेक जी से युवा और उनके रोजगार कैसे हो, कैसे वो अपने भविष्य का निर्माण करें, कैसे वो आत्मनिर्भर बने, कैसे हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, इसके लिए उनके विचार सुने। और निश्चित रूप से इनके विचारों से हम सभी युवा और आप सब लाभान्वित हुए होंगे और आगे देश और समाज के निर्माण में आगे आएंगे। तो डॉक्टर रोशन सर ने जो एक मंच दिया है युवाओं को अपने बात रखने का, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय की इस मुहिम में हम आए दिन ऐसे ही युवाओं से मिलते रहेंगे, ऐसे ही मार्गदर्शक, ऐसे ही विद्वज्जनों से मिलते रहेंगे जिनके विचार हमारे जीवन में वैचारिक क्रांति लाएगी। तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है स्टार ऑफ बेगूसराय, आप उसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ जिन्होंने इस मंच का एक सपना साकार किया है, जो एक प्लेटफॉर्म दिया है संपूर्ण जिलेवासी को, उनका एक FB ID पेज है कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, आप उसे भी अधिक से अधिक लाइक करें, फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।